नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और ऐसे में एक केंद्र शासित प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की आज मतगणना की घड़ी है। ऐसे में तमिलनाडु, केरल समेत 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। बंगाल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लगातार वोटों की गिनती है और इसी बीच टीएमसी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। असम में बहुमत से आगे निकली बीजेपी। हेमंता बिश्व शर्मा एक बार फिर से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में असम में शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलते हुए दिखाई दे रही है। 126 सीटों में से 71 पर बीजेपी जो है इस समय आगे चल रही है। बड़ी जानकारी, तमिलनाडु, केरलम समेत 5 राज्यों के नतीजों का जो काउंटडाउन है वो सुबह से ही शुरू है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी और टीएमसी के बीच यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। असम में बहुमत से आगे निकली बीजेपी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हेमंता बिश्व शर्मा जो है एक बार फिर से अपनी कुर्सी बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बंगाल के रुझानों की अगर बात करें तो बंगाल के रुझानों में टीएमसी बीजेपी के बीच लगातार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं असम में बीजेपी आगे चल रही है और ऐसे में केरलम की अगर बात करें तो यूडीएफ को बढ़त दिख रही है। वहीं तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके अपनी बढ़त को कायम करते हुए दिखाई दे रही है। जिन 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं उनमें से पश्चिम बंगाल है, असम है, केरल है, तमिलनाडु भी इसमें शामिल है, पुडुचेरी भी इसमें शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में रंगास्वामी राज जारी रहेगा या फिर सत्ता बदलेगी, इसका फैसला भी आज शाम तक हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सभी 193 सीटों पर लगातार वोटिंग गिनती हो रही है और इसके साथ ही वोटों के बाद से आज 4 मई है और वोटिंग के बाद से अब लगातार और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल रुझान में बीजेपी को बहुमत। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि बहुमत के आंकड़े तक पहुंची है बीजेपी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी जो है 150 सीटों पर आगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे हुई हैं। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि भवानीपुर सीट जो है वो बेहद ही खास मानी जा रही है। भवानीपुर सीट से बीजेपी जहां पर शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारी थी, वहीं ममता बनर्जी भी इस सीट पर थी और ऐसे में बीजेपी जो है 150 सीटों पर लगातार आगे चल रही है। बड़ी जानकारी बता दें कि भवानीपुर से ममता बनर्जी जो है इस समय आगे हुई हैं। बड़ी जानकारी दे दें कि कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को ये बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल से ये बेहद ही अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। बहुमत के आंकड़े तक पहुंची बीजेपी और ऐसे में भवानीपुर सीट जो है पश्चिम बंगाल के लिए बेहद ही खास मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी थी और एक तरफ बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी थे और दोनों के बीच बेहद ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी और ऐसे में ममता बनर्जी जो है एक बार फिर से आगे निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। बड़ी जानकारी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित तिवारी जो है राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारे साथ अमित जी हैं और शिखा सिन्हा जी हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में अमित जी और शिखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। बीजेपी पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, किस तरीके से देख रहे हैं अमित जी? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको इससे बातचीत में कहा था कि किसी भी हाल में बीजेपी जो है बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी और वो उस तरीके से होता हुआ दिख रहा है। और केरला में बीजेपी का वोट परसेंटेज काफी हद तक हाई किया है। आसाम में तो निश्चित ही था कि सरकार बनाएगी, लेकिन सीटें कुछ कम होती दिख रही हैं आसाम में। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 95 से 100 के बीच में बीजेपी जाएगी, लेकिन अभी बहुत जल्दी है, कुछ कहना बहुत जल्दी होगी। लेकिन बंगाल में बीजेपी स्वीप कर रही है 144 से लेके और 190 तक का आंकड़ा है। अब देखिए कहां तक बीजेपी गेन करती है। ठीक है, शिखा जी से वो देखने में थोड़ा सा इंतजार करते हैं अभी। ठीक है, शिखा जी से भी जवाब ले लेते हैं। शिखा जी, क्या लग रहा है कितने बड़ी कांटे की टक्कर है इस समय? देखिए, अगर हम आंकड़े की बात करें तो 54 लाख वोटर के लिस्ट कटे गए हैं वोटिंग लिस्ट से। उसके बाद 34 लाख से अधिक वोट हुए हैं। अगर आंकड़ा 2011 से देखा जाए तो सबसे ज्यादा अधिक वोटरों का आंकड़ा 92 से 93% है।
जो एक भारी बदलाव के तरफ इशारा करता है। आप इतिहास में सीपीएम की सरकार भी तभी बदली थी जब वहां की जनता 92% से अधिक वोट की थी। वो एक ऐतिहासिक बदलाव की तरफ हम जा रहे हैं और बंगाल में हमारा सरकार 100% सुनिश्चित है कि बंगाल में भाजपा की सरकार आएगी, क्योंकि अभी तक ये लोग मुस्लिम वोट को इन्फ्लुएंस करते थे। पर आप देखिए उदाहरण, बिहार में लगातार लालू जी का हारना, यूपी में अखिलेश जी का हारना, महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी पार्टियों का हारना। उदाहरण, ये एक एग्जाम्पल है कि अब आप किसी भी चुनाव जीतने के लिए हिंदू को भी इन्फ्लुएंसर बनाना बहुत जरूरी है। एक मुस्लिम, जहाँ की ओवैसी जी जब बोला करते थे मोहम्मदन वोट ही इन्फ्लुएंसर होता है, तो ये इन राज्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। और डीलिमिटेशन जब होगा तो हम लोग को बराबर का हक मिलेगा। इसमें कितने सारे मोहम्मदन वोट कटे जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक समाजवाद और राष्ट्रवाद, समाजवाद से कहीं ज्यादा राष्ट्रवाद की पार्टी है। ये सनातनी पार्टी है जिसका बंगाल में आना बहुत जरूरी था। और हम पिछले कुछ दिन, बहुत दिन पहले से ग्राउंड लेवल पे जो बंगाल में मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वहां के जो ममता दीदी ने जो लोगों को पोलराइज कर रखा है जाति के नाम पे, आप देखिए पिछले 11 साल में, 15 साल में दीदी ने क्या बदलाव किया है। सीपीएम को जब बदल के इंफ्रास्ट्रक्चर और पूजा समिति के अलावा उनका बदलाव का आंकड़ा क्या है, क्या बदलाव आया है। आप देखिए जितने स्कूल में जो वैकेंसीज निकलते हैं उसमें घोटाला हुआ, शारदा चिट फंड घोटाला हुआ, मिड डे मील का घोटाला होता है बंगाल में, वहाँ की महिला सुरक्षा नहीं है, युवा पलायन करते हैं, इंडस्ट्री पलायन कर गई। तो दीदी ने सिवाय इंफ्रास्ट्रक्चर के वहाँ क्या बदला है, क्या बदला है, मैं ये से पूछना चाहती हूँ। जो हम देख रहे हैं, चलिए चुनाव की तो बात चले, चुनाव में इतने ज्यादा मारपीट हुई है, हिंसा की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, ममता दीदी कह रही है कि सब कुछ ठीक है। ममता दीदी कैसे ठीक कर रही है? मैं मीडिया से पूछना चाहूंगी, क्या मीडिया ने पहले भी दिखाया अभिषेक बैनर्जी का खुलेआम सोशल मीडिया पे ट्वीट करना कि पिछले बार तो हम भूल गए थे, इस बार 4 मई को 12 बजने दीजिए, दिल्ली से किसका बाप बचाने आता है, ये सब ट्वीट करना, अमित शाह को गुंडा कहना, दीदी का खुद सरेआम बोलना 10,000 लोग मैं 1 घंटे में बुला सकती हूँ। ये बंगाल के जो मुखिया जो गुंडा गर्दी करते चले आए हैं इतने सालों में, अपने क्षेत्रीय का वो करके, बंगाल में खुद हमारे कांग्रेस के एक विधायक ने बोला है कि वहां जहां लोगों को लग रहा है कि बीजेपी को लोग वोट दिए, वहां बिजली पानी काटी जा रही है। खुद अधीर रंजन चौधरी ने बोला है, ये पुष्टि की है मीडिया के सामने। ठीक है अमित जी, जो रिकॉर्ड तोड़ पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं तो सत्ता परिवर्तन को लेकर ही हुआ है क्या अमित जी? जी देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि इसी तरीके से वोटिंग 2011 में भी हुई थी। बिल्कुल। तो जो बात अभी हमारी बहन जी ने कहा, ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखिए कि ये वही ममता बनर्जी है जो लगातार लोगों, सीआरपीएफ के साथ साथ बीएसएफ और सबको गाली दे रही थी। तो जो फ्री फेयर इलेक्शन का रिकॉर्ड रहा ना बंगाल में, वो मुझे लग रहा है 2026 में पहली बार हुआ है 2011 के बाद। तो इसके साथ ही ये साबित हो गया कि सत्ता में तो परिवर्तन होगा, क्योंकि ममता दीदी ने जो काम किया है ना, उनकी 3 छवि थी। एक छवि थी ईमानदारी की, ठीक है, दूसरी छवि थी सादगी की, और तीसरी छवि जो थी वो सबको साथ लेके चलने की थी। बंगाली अस्मिता की बात होती है, बंगाली प्राइड की। उन्होंने देखिए कैसे डिस्ट्रॉय किया बीजेपी ने उनके तीनों छवि को। ध्यान से सुनिएगा, उनके शिक्षा मंत्री का जो गर्लफ्रेंड का वीडियो उनके रूम से वायरल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा टीवी पे। अब लोगों को यह समझ में आ गया कि ममता दीदी का जो वो बिना करप्शन वाला चेहरा है, वो 300 नहीं 400 करोड़ रुपया उनके मंत्री रूम में रख के सो रहे हैं, लात रख के उस पे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो उनकी सादगी की छवि थी, अभिषेक बैनर्जी ने जो धूमिल की ना कि उनकी वाइफ का नाम, उनके गर्लफ्रेंड का नाम तमाम तरीके से करप्शन में जुड़ा, तो ये भी छवि खत्म हो गई। और उसके बाद जिस तरीके से जज को इन्होंने कोर्ट में बंदी बना के रखा, उससे लॉ ऑर्डर का इशू जो था वो खत्म हुआ। और सबसे बड़ी बात जो हुई, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि ममता दीदी ने जो आईपैक के लिए लड़ाई शुरू करी ना, कि आईपैक एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, उससे बंगाल का कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद बंगाल के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ममता दीदी हमें राजनीति के नाम पे, बंगाली अस्मिता के नाम पे हमारे साथ मजाक कर रही हैं। सीबीआई से भिड़ जाना, इलेक्शन कमीशन से भिड़ जाना, सीआरपीएफ को गाली देना, ये सारी बातें साबित करने लगा कि ममता बनर्जी की जो छवि थी वो अब बदल चुकी है।
ऐसे में अमित जी ये कह सकते इसका हैं कि पूरा ममता बनर्जी को किसी पर भी विश्वास नहीं है और माँ माटी मानुष को लेकर जो नारा वो कर रही हैं पिछले कई सालों से, वो भी झूठा ही है। वही वही ये माँ माटी मानुष का नारा ही डिस्ट्रॉय हुआ ना। माँ मतलब मिट्टी होती है, उसके लिए तो उन्होंने आईपैक को चुना। आईपैक जो बंगाल का लेना देना नहीं है, किसी प्राइवेट फर्म की पार्टी है, उसके साथ आप खड़ी होंगी तो वो तो बंगाल का नहीं है ना भाई। वो तो चुनाव इलेक्शन कमीशन के लिए काम करने के लिए आया। अब आप किसी प्राइवेट फंड के लिए, अब जैसे भोपाल गैस त्रासदी के लिए कांग्रेस ने जो कारनामा किया, उसके बाद जब कांग्रेस की सत्ता वहां से मध्य प्रदेश से गई, तब से आज तक वापस नहीं आ पाई। ठीक उसी प्रकार से आईपैक के साथ जो ममता दीदी ने किया, उसके बाद उनकी सत्ता बंगाल में। तमिलनाडु में इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में डीवीके जो है वो आगे चल रहा है। बड़ी जानकारी डीवीके, बड़ी जानकारी निकलकर सामने। रुझानों में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी है। बड़ी जानकारी, सरकार बनाने की ओर बड़े सुपरस्टार विजय जो है, टीवीके जो है इस समय आगे चल रहे हैं और तमिलनाडु में इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु से जो विजय हैं, विजय थलपति जो हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं। ऐसे में एमके स्टालिन को एक बार फिर से बड़ा झटका लग रहा है। तमिलनाडु की बात कर रहे थे, ऐसे में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। अमित जी और शिखा जी, पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज्यादा फोकस जो है इस समय पश्चिम बंगाल पर ही है, तो क्या लग रहा है कि जो नहीं, थोड़ा तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की भी बात करेंगे, उसी पर आऊंगी मैं। 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव लगातार होने के बाद से अब जो है काउंटिंग हो रही है, तो क्या लग रहा है बीजेपी का विजय रथ रुकेगा, ये लगातार बढ़ता ही जाएगा? शिखा जी। देखिए, 4 राज्य है तो मुझे लगता है कि हम आ रहे हैं केरलम छोड़ के। तमिलनाडु की बात कर लीजिए, असम की बात कर लीजिए, उड़ीसा की बात कर लीजिए, और ये वेस्ट बंगाल में आ ही रहा है। केरला पे भी आप पहले का आंकड़ा से अभी का आंकड़ा उठाइए तो वहां की परिस्थिति, क्योंकि बीजेपी थोड़ा कम फोकस की थी केरला में, लेकिन पहले से आप वोटिंग परसेंटेज पहले आज से कुछ साल पहले और अभी देख लीजिए तो वहां भी हम ग्राउंड लेवल पे काफी मजबूत है। बिल्कुल। अमित जी तमिलनाडु के बारे में बोल रहे थे, बताइए। ये देखिए, तमिलनाडु में एक बार फिर से साबित हो गया कि जो साउथ इंडिया है वहां पे जो भी फिल्म इंडस्ट्री से फिगर आता है उसके लिए जनता पागल हो जाती है। बिल्कुल। विजय वो एक बार इस चुनाव में विजय जोसेफ जी के चुनाव लड़ने से एक बार फिर से साबित हो गई कि विजय जोसेफ को इसका पूरा तरीके से फायदा हुआ है और वो 80 से 90 सीटें जीत रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु में छोटी पार्टियों के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे। ना वो डीएमके के साथ जाएंगे, ना वो एआईडीएमके के साथ जाएंगे। वो नहीं जाएंगे, वो अकेले जाएंगे। पर ऐसे में क्या एक एक्टर होने के नाते उनको जनता का ज्यादा प्यार मिल रहा है? जी देखिए, वो तो चाहे जयललिता जी रही हो, चाहे आज फिर से विजय जोसेफ जी रहे हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू के ससुर जी रहे हो, मतलब वहां की कोई भी साउथ का स्टार जब चुनाव मैदान में उतरता है तो वहां की जनता उसके साथ खड़ी नजर आती है। ये हिस्ट्री है वहां की और वो हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हुई है। यानी कि एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु में विजय थलापति आएंगे? जी लग रहा है 100% उम्मीद के साथ कि वो विजय थलापति अपना चुनाव निकाल के ले जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है शिखा जी, आपसे सवाल है मेरा। पश्चिम बंगाल पे लौटते हैं हम। पश्चिम बंगाल को लेकर अभी जो भवानीपुर सीट है वहां पर ये बोला जा रहा है कि जो ममता बनर्जी लगातार वो आगे चल रही है, तो क्या शुभेंदु अधिकारी को वो टक्कर दे रही हैं? देखिए, शुभेंदु अधिकारी को वो टक्कर दे रही है ये तो अभी कुछ घंटे बाद पता चलेगा। भवानीपुर टीएमसी का पुराना पकड़ है, लेकिन हम अन्य क्षेत्रों की बात करें जहां पे ये गुंडागर्दी कर रहे थे और जहां पर जहां पे हिंदू ज्यादा है या जहां ज्यादातर लोग सनातनी है, अदर स्टेट से जो वहां सेटल है, वहां पे भाजपा सरकार आ चुकी है। ये आपको कुछ घंटे में पता चल जाएगा। और सही आंकड़ा भवानीपुर से भी हम कितना सीट पीछे हैं, कुछ ही सीट से मतलब बराबर का ये टक्कर है। तो भवानीपुर ममता दीदी का बहुत पुराना क्षेत्र है और उनका फोकस भी वहाँ ज्यादा वो लोग पोलराइज करके रखे हैं। उनका फोकस भवानीपुर एरिया ज्यादा था। लेकिन अब जहां तक रहा भाजपा का बात, तो हम अन्य सीटों से हम टीएमसी से ऊपर हैं अन्य जगहों। बिल्कुल। बाकी सीटों की अगर मैं बात करूं, वहां पर बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है। अमित जी क्या कुछ कहेंगे? नहीं देखिए, भवानीपुर सीट पे आते हैं। एक बार पिछली बार ममता बनर्जी वहां 40,000 वोटों से चुनाव जीती थी और इस बार ममता दीदी बोल रही कि मैं चुनाव जीतूंगी, 1 वोट से जीतूंगी, 10 वोट से जीतूंगी। लेकिन देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति के नाम पे पूरा बंगाल जीता जाता है वो अपने चुनाव को जीतने के लिए श्योर नहीं। अभी कुछ देर पहले ममता दीदी पीछे थी, अभी फिर से वो आगे हो गई है। तो देखिए, भवानीपुर में कड़ा मुकाबला चल रहा है। एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट आएगा उसे हमें वेट करना चाहिए।
क्योंकि वहां से करीब 48,000 वोट कटे हैं और 48,000 वोट कटने के बाद मुश्किल से जो फासला है वो 5-6 हजार वोटों का बचता है। तो शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो हल्के में आप उनको नहीं ले सकती, क्योंकि उनके पिताजी ही ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं और उनकी फैमिली ने ही ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति में स्टेब्लिश किया था 1996 में, जब वो तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनकी लड़ाई अपने गुरु के साथ है। जो रीपोलिंग हुई है, जो दोबारा से मतदान हुए, पुनर्मतदान हुए हैं, वो भी क्या यहाँ पर अहम भूमिका निभाएंगे? निश्चित तौर पे देखिए, बहुत सारी ऐसे जगह अगर ऐसे नहीं होती तो ममता बनर्जी पागलों की तरह से हरकतें नहीं करती ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, जो ट्रैप बीजेपी ने बिछाया था ममता बनर्जी के लिए, उस ट्रैप में ममता बनर्जी पहली बार फंस गई है। क्योंकि ममता बनर्जी तो चुनाव लड़ ही नहीं पाई, वो तो सुप्रीम कोर्ट से लड़ने लगी, फिर ईडी के पास चली गई, सीबीआई से लड़ने लगी, फिर ज्ञानेश कुमार जी से चुनाव लड़ने लगी। तो उनको जो काम ग्राउंड पे करना था, जो पोलराइजेशन करना था, वो तो हुआ नहीं। वो तो संस्थाओं से चुनाव लड़ रही थी। दीदी जो है वो इसी में अटक गई। जी, यही तो बीजेपी ने ट्रैप बिछाया था। हाँ। पिछले 3 चुनावों में भी वो किसी भी सरकारी संस्था से चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने जो ट्रैप बिछाया, उस ट्रैप में वो बुरी तरीके से फंसी और बीजेपी से चुनाव लड़ने की बजाय वो संस्थाओं से चुनाव लड़ने लगी। आप बताइए, आप बंगाल में रह के सीआरपी। अमित जी वापस लौटेंगे हम आपके पास। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार जगन्नाथ चैटर्जी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल से ये जुड़ी हुई जानकारी है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी जो है वो 2000 वोटों से आगे चल रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी जो है अपनी सीट से लगातार आगे चल रही हैं और सूरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार जगन्नाथ चैटर्जी जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जो है लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। शिखा जी, मैंने तो पहले भी बोला कि बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल पे अभी पकड़ है, अभी आप चुनाव के नतीजे आने दीजिए। वो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से कहीं से पीछे नहीं है। ममता बनर्जी का बिहेवियर चेंज जो इस बार के चुनाव में हुआ है, ये अपने आप में एक सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में क्या पकड़ है और क्या इन्फ्लुएंस है वहां की जनता में। टीएमसी सिर्फ वहां के लोकल लोगों को डराने, धमकाने, बिजली काटने के अलावा कोई राजनीति करना नहीं जानती। और ममता जी का बार बार ये बयान देना कि आउटसाइडर को, बाहर वाले को हम नहीं आने देंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, बाहर वाले कौन है? जब वेस्ट बंगाल, जब बांग्लादेश के पत्रकारिता में अमित शाह को गाली दी जाती है, अमित शाह के बारे में लिखा जाता है, तो आप खुद सोचिए कि पीछे बैक बेंचर जो गेम खेल रहा है वो कहाँ से गेम होता है। तो कौन सा पॉलिटिक्स करते हैं? हम तो अंदर वाले हैं। तो ये सारी रणनीतियां जो है टीएमसी की, वो जनता देख चुकी है। और वह यहाँ पर उस बार टीएमसी की जनता, राष्ट्रवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका छवि एक लोकल भारत पार्टी का था, अमित जी ने अभी कहा था कि बीजेपी ने जो भी जाल बिछाया था, या फिर कानून व्यवस्था को लेकर बात करें, जमीनी स्तर की बात करें, तो क्या ममता बनर्जी जो है कहीं ना कहीं इसमें फंस गई हैं? जो उन्हें जमीनी स्तर पर करना चाहिए था वो जाके प्रशासन के साथ कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही हैं, ईडी से लड़ रही हैं। तो ये क्या बीजेपी की जाल में कहीं ना कहीं वो फंस गई हैं? देखिए, बीजेपी कहीं जाल नहीं बिछाती है, वो एक स्ट्रेटेजी के तहत काम करती है। आप बिहार चुनाव देख लीजिए उदाहरण, दिल्ली चुनाव लीजिए, जो भ्रष्टाचार के जितने आरोप हैं जो मौजूदगी सरकार में, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पे था, तो ईडी और सीबीआई की जांच कराना जो केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है, ये उनका कर्तव्य था। इसमें कोई जाल और उसका गेम की बात नहीं। तो सीधी सादी पॉलिटिक्स है, बिल्कुल क्लीन पॉलिटिक्स है जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है। वो करप्शन में तो वो उलझी रही थी, जो अपने काला कारनामा जो रायता फैला के टीएमसी रखी थी, तो उसको साफ करने के लिए उलझी रही। और जिनका फोकस चुनाव के झूठे एजेंडा में बिल्कुल को साफ करने में टीएमसी के गुंडे जुड़े रहे। जी अमित जी, क्या कुछ कह रहे हैं? हम और आप 7 बजे के बाद आपकी लड़कियां बाहर आने लगेंगी, वहाँ भगवाए हिंद होगा बंगाल में भी, जो बहुत जरूरी था चाइना और बांग्लादेश से बंगाल को बचाने के लिए। क्योंकि ममता बनर्जी अपना सत्ता वहां से छोड़ना नहीं चाहती, इसके लिए वो बांग्लादेश हो, चाइना हो, उनको कौन सारे कंट्री पीछे में गाइड करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का वहां पर आना बंगाल को बचाने के लिए वो बहुत जरूरी है। और हम वहां पर आ रहे हैं 100% उम्मीद के साथ। और इस बार बंगाल में भारी परिवर्तन होगा, ये सारी मीडिया देखेगी, सारे लोग देखेंगे। अमित जी कुछ कहना चाहते हैं?
जी जी, हमारी बहन ने अभी कॉन्स्पिरेसी और स्ट्रेटजी को बड़े अच्छे ढंग से अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया कि जी बीजेपी का अधिकार होता। मैंने इसको ट्रैप किया, इन्होंने उसको सीधी सीधी पॉलिटिक्स, सीधी सादी पॉलिटिक्स बता दी। ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए मेरे पास कुछ है, अगर मैं वो जाल बिछा रहा हूँ, कोई फंस जाए तो उसकी गलती है ना। ममता बनर्जी जी को या अरविंद केजरीवाल जी को संस्थाओं से नहीं लड़ना चाहिए था। मैं बिल्कुल आपको दो बिल्कुल। उदाहरण दूंगा। आप हेमंत सोरेन जी का ले लीजिए, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई गई, उन्होंने यहाँ चुपचाप इस्तीफा दिया, अपने भाई के लड़के को, अरे चाचा के लड़के को मुख्यमंत्री बनाया, चुपचाप 3 महीने बाद जमानत कराई, जाके चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, आज फिर से मुख्यमंत्री हैं। ठीक ऐसी ही हरकत तमिलनाडु में हुई। डीके वहां के स्टालिन ने, उन्होंने भी कुछ बयान नहीं दिया, चुपचाप काम किए और अपना सत्ता चलाते रहे। वहीं अरविंद केजरीवाल जी थे, वो जेल में गए, मैं जेल से मुख्यमंत्री रहूंगा, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है। उसके चलते वो आज दिल्ली की सत्ता से बाहर चले गए। ठीक वही काम ममता बनर्जी जी ने किया कि हम ईडी को नहीं मानेंगे, सीबीआई को बंदी बना लेंगे, हम बंगाली अस्मिता की बात करेंगे। तो देखिए, जो लोग राजनीति में आए, अगर मैं 25 साल मेहनत करके मेरे पास कोई डिग्री है तो मैं नौकरी कर रहा हूं तो पैसे के लिए ही कर रहा हूं ना। मेरा तो मोटिव इन द ऑफ द डे पैसा ही कमाना है। ठीक उसी प्रकार से जो आदमी राजनीति में है उसको सत्ता चाहिए, वो समाज सेवा करने नहीं आया है। अगर वो समाज की सेवा कर रहा होता तो वो आरएसएस में चला जाता, कांग्रेस का सेवा दल है उसमें चला जाता, कहीं बिल्कुल से अपना बिल्कुल। कुछ और काम कर रहा होता। जो व्यक्ति राजनीति में है उसका एक ही एम होता है कि मुझे किसी तरीके से सत्ता चाहिए। उसमें वो चाइना की मदद ले, अमेरिका की मदद ले, बांग्लादेश की मदद ले, या भारत में फूट डाले, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं उसको बुरा नहीं मानता। जो राजनीति में है वो अपनी सत्ता के लिए कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगा, और नेता होता ही वही है जो मेरे गलत या सही काम का अपने लिए फायदा उठा सके, वही नेता कहलाता है। तो ऐसे में कह सकते हैं अमित जी और शिखा जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो झालमुड़ी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वो कमाल कर दिया। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में रुझानों में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जहां पर तमिलनाडु में टीवीके लीड कर रही है, वहीं बंगाल में बीजेपी और केरल में कांग्रेस लगातार आगे चल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सुबह से ही 5 राज्यों के नतीजों का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, और ऐसे में तमिलनाडु के रुझानों की अगर बात करें तो विजय की पार्टी जो है टीवीके ने 100 का आंकड़ा पूरा कर लिया है और बहुमत के करीब पहुंच रही है। शिखा सिन्हा जी हमारे साथ थी, और अमित जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमसे। और ऐसे में पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुमत के करीब दिख रही है, और सबकी निगाहें जो हैं वो भवानीपुर सीट्स पर टिकी हुई है। इस सीट से सीएम ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ी हैं और बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो चुनाव में जुटे हुए हैं। ऐसे में सबकी नजरें जो हैं शाम तक हैं, और अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ 5 राज्यों में किसकी सरकार बनती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अंबेडकर नगर से इसी वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली अपडेट जो है वो निकलकर सामने आई है, जहां पर 4 बच्चों की हत्या के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। 4 मासूम बच्चों की हत्या के आरोपी बताए जा रहे हैं, शव को नाले में पाया गया है। ऐसे में अंबेडकर नगर से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, और चारों बच्चों की मौत के बाद से पूरी तरह से पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिससे पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। शनिवार को अकबरपुर के मिरानपुर मुरादाबाद इलाके में एक घर के अंदर 4 बच्चों के खून से लथपथ शव मिले थे, और उस वक्त घर अंदर से बंद था और मां लापता थी, जिसके बाद से पुलिस को उसी पर शक था। लेकिन रविवार शाम को जब महिला का शव नाले में बरामद हुआ तब मामला और भी ज्यादा जटिल हो गया। शुरुआती जांच में सामने आया था कि बच्चों की हत्या ईंट और हथौड़े से की गई है। आशंका जताई जा रही थी कि वारदात से पहले उन्हें नशीला पदार्थ भी दिया गया था, और इसी बीच पोस्टमार्टम के बाद जब चारों बच्चों के शव गांव पहुंचे तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। एक साथ 4 जनाजे उठने का दृश्य हर किसी को झकझोर गया। सऊदी उमर, शफीक और साथी बयान की गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।
क्या ये मामला हत्या के बाद आत्महत्या क्या है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छुपी हुई है? अंबेडकर नगर में हुई सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 मासूम बच्चों और उसके मां की हत्या के आरोप में फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और यह मुठभेड़ जो है रविवार सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है, जहां पर बाईपास के पास ये मुठभेड़ हुई है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी फरार होने की कोशिश में हैं। पुलिस ने घेराबंदी की और संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो बाइक मोड़कर भागने लगे और इसी दौरान बाइक फिसल गई और आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें आरोपी के सीने में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी विनोद यादव को बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जबकि एक दरोगा और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरतलब है कि 2 मई को मीरानपुर मुरादाबाद इलाके में 4 बच्चों के शव घर के अंदर मिले थे, जबकि मां लापता बताई जा रही थी और बाद में महिला का शव भी घर के पास नाले में मिला, जिससे मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। जांच के दौरान पुलिस को इस पूरे हत्याकांड में आमिर की संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके बाद से उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वारदात के पीछे की वजह जुटाने में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।